हमारा लक्ष्मीकांत में बहुत कुछ हो चुका था प्रेसिडेंट को लेके, जैसे इम्पीचमेंट वगैरह हमने पढ़ लिया था, ठीक है। लेकिन सिंपल प्रश्न आपसे कोई राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया जो लगती है, अनुच्छेद बताइए कौन सा है। 127। 27। राष्ट्रपति का महाभियोग किस कौन सा अनुच्छेद की तहत लगता है। 61। 61। 61, ठीक है, क्या हो जाएगा 61, ठीक है। चलिए, आप चलेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कर्तव्य देखेंगे। माइक बंद कर लीजिए, इको हो रहा है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति के पास जी के राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों एवं किए गए कार्य निम्नलिखित है। सबसे पहले कार्यकारी शक्तियां होती है राष्ट्रपति के पास, विधायी शक्तियां होती है, वित्तीय शक्तियां होती है, न्यायिक शक्तियां होती है, कूटनीतिक शक्तियां होती है, सैन्य शक्तियां होती है, आपातकालीन शक्तियां होती है, ठीक है। राज्यपाल के पास कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, ठीक है। सैनिक नहीं होता है, कूटनीतिक नहीं होता है, आपातकालीन कुछ मामलों में होता है, ठीक है, हालांकि डायरेक्ट प्रयोग नहीं करता है, ठीक है। ये राज्यपाल के पास नहीं होता है, ठीक है, कूटनीतिक और सैन्य नहीं होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। बाकी राष्ट्रपति जी के पास ये सारे के सारे शक्ति होते हैं। आप लोग समझेंगे इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति किस प्रकार से करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी शक्ति राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति साहब की सबसे पहले कौन सी शक्ति, कार्यकारी की शक्ति, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति एवं कार्य क्या होता है सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। तो भाई साहब सिंपल सा प्रश्न, भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य किनके काम पे किए जाएंगे, किनके नाम पे किए जाएंगे, तो राष्ट्रपति के नाम पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य किनके नाम पे, बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रपति के नाम पे। तो राष्ट्रपति का भारत सरकार के शासन संबंधी जो जितने भी कार्य किए जाएंगे वो राष्ट्रपति के नाम पे हो जाएंगे। राष्ट्रपति की कौन सा कार्यकारी शक्ति, काम हो रहा है, ठीक है, इसलिए कार्यकारी शक्ति, ठीक है। इसे पूछा जाता है ये शक्ति राष्ट्रपति का कौन सा शक्ति है, ठीक है। वह नियम बना सकता है ताकि उसके नाम पर दिए जाने वाला आदेश एवं अन्य अनुदेश वैध हो। वह नियम बना सकता है ताकि उसके नाम पर दिए जाने वाले आदेश और अन्य अनुदेश वैध हो, ये भी कार्यकारी शक्तियां है। वह ऐसे नियम बना सकता है जिससे केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके तथा मंत्रियों के उक्त कार्य सहजता से वितरित हो सके, ये भी इनकी कार्यकारी शक्ति है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं प्रधानमंत्री के सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये राष्ट्रपति का कौन सा शक्ति। देखिए राष्ट्रपति जहां भी काम करेंगे ना, वो सबके सब राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति होगी, ठीक है। अब प्रधानमंत्री या फिर अन्य मंत्री की बात करेंगे तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद परंत, ठीक है, पद धारण करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। मतलब अन्य मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद परंत पद धारण करते हैं, ठीक है। वह महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। जितना भी नियुक्ति जो होगा वो सब राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति, कार्यकारी शक्ति। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी किस अनुच्छेद में, 76 में, किसमें है, 76 में महान्यायवादी है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तथा उसके वेतन आदि भी निर्धारित करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद परंत अपने पद को धारण करता है, ठीक है। महान्यायवादी का वेतन सब को निर्धारित करने का काम राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है, संसद निर्धारित नहीं करती, कौन करती है, राष्ट्रपति, ठीक है। वो भारत के महानियंत्रक, लेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोकसभा के आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य लोकसभा के राज्य के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की आदि की नियुक्ति कौन करता है, सबकी नियुक्ति मतलब राष्ट्रपति साहब करते हैं। राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति, तो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ गए, समझ गए ना। वह केंद्र के प्रशासनिक कार्यों और विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति समन कर सकता है, सब बताओ क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कौन सा प्रशासनिक कार्य पे केंद्र सरकार काम कर रही है, विधायिका के क्या प्रस्ताव, ये सारी जानकारी कौन मानेगा, तो सबके सब जानकारी कौन मानेंगे, प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति मांगे, ये भी उनकी कार्यकारी शक्ति है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो किंतु पूरी मंत्रिपरिषद इसका अनुमोदन नहीं किया हो। मतलब मान लीजिए कोई निर्णय मतलब किसी मंत्री ने लिया लेकिन पूरा मंत्रिपरिषद इससे मतलब तैयार नहीं है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को समन करेंगे, बताएंगे बताइए आपका क्या राय है। तो इसके संदर्भ में जो शक्ति का जो प्रयोग होगा राष्ट्रपति का, कौन सी शक्ति, कार्यकारी शक्ति।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। अनुसूचित जाति 338 के बी, सॉरी 338 सीधे सीधे, और 338 के ए में कौन है? तो अनुसूचित जनजाति है। 338 के बी में कौन है? तो पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग है। ठीक है, ये तीनों के तीनों संवैधानिक संस्थाएं है। ठीक है, क्योंकि संविधान में इनके बारे में चर्चा की गई है। इनके वर्गों की आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। इस आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा? तो वह भी राष्ट्रपति। ठीक है, केंद्र राज्य के बीच में, ठीक है, एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है जो केंद्र और राज्य के बीच में, ठीक है, विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वो स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन सीधे संभालता है राष्ट्रपति। अब केंद्र शासित प्रदेशों में क्या होता है? या तो एलजी हो सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो सकते हैं, फिर प्रशासक हो सकते हैं। तो प्रशासक और एलजी की मतलब क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है भाई साहब केंद्र शासित प्रदेशों का मतलब क्या देखे? उसका प्रशासन देखे। तो प्रशासन देखता है एलजी या फिर क्या नाम है इसका, प्रशासक, किनके बिहाफ पे? तो राष्ट्रपति के बिहाफ पे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो उनके मतलब या तो राष्ट्रपति चाहे तो किसी की नियुक्ति भी नहीं करे, खुद ही मतलब वन मैन वन आर्मी बनकर पूरे को संभाल ले, लेकिन अपने एलजी या फिर प्रशासक के माध्यम से वो मतलब क्या होता है? तो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को मतलब चलाने का काम करता है राष्ट्रपति। यह उनका कौन सा शक्ति है? तो यह उनका कार्यकारी शक्ति है। वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। ध्यान में रखिएगा, किसी भी क्षेत्र को, ये प्रश्न पूछा हुआ प्रीलिम्स में, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की पावर किसके पास है? शक्ति किसके पास है? बहुत लोग संसद मानते, गलत है। किसके पास है? राष्ट्रपति के साथ है। उसे अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियां भी प्राप्त है। ठीक है, ध्यान, कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित होगा, ये अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, ये 12 के 12 शक्तियां जो दी हुई है वो राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां है? तो राष्ट्रपति की कार्यकारी की शक्तियां है। ठीक है, ध्यान रखो, कौन सी शक्ति है राष्ट्रपति का? राष्ट्रपति के कार्यकारी की शक्तियां है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं राष्ट्रपति जी की विधायी शक्तियां। ठीक है, आप देखेंगे विधायी शक्तियां क्या क्या होती है, तो इसमें जो भी चीज होगा ना कानून वगैरह से संबंधित होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, विधायी शक्तियां है। राष्ट्रपति संविधान के अनुसार ही मतलब इन चार चीजों को करेंगे। ठीक है, कभी कभी इन सब चीजों में राष्ट्रपति अपना पावर भी लगा लेता है, वन साइडेड पावर होता है। ठीक है, लेकिन इसमें विधायी शक्तियां में राष्ट्रपति संविधान के नियमों का क्या करेंगे? पालन करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग भी कब लगता है जानते हैं? सीधा सीधा वही कॉन्सेप्ट पे, संविधान का अतिक्रमण करने पे। ठीक है, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया कब जलाई जाएगी? संविधान के अतिक्रमण करने पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग होता है। देखिए, राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग तो है, लेकिन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसीलिए राष्ट्रपति भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है, इसलिए संसद के किसी भी सदन में मतदान वगैरह नहीं कर सकता, लेकिन भारतीय संसद का अंग है। क्योंकि भारतीय संसद मिलता है, कब मिलता है? जब राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा मिलेंगे तभी भारतीय संसद का निर्माण होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास कुछ मतलब आपको विधायी शक्ति भी आपको देखने को मिलता है। कौन सा? तो राष्ट्रपति संसद की बैठक को बुला सकता है, संयुक्त बैठक को बुला सकता है, कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है। ये पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ये सब पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, राष्ट्रपति अगर चाहेगा तो लोकसभा को समय से पहले विघटित कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति अपना मन से नहीं कर सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री अगर कहेंगे तो कर सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए विघटित, स्थगित कर सकता है। ठीक है, देखिए, स्थगित करने और विघटित करने में अंतर होता है। जैसे अभी हमने क्लास को स्थगित कर दिया, ठीक है, फिर कल 9:15 पे शुरू हो जाएगा ना? हो जाएगा कि नहीं? इसको बोलते हैं स्थगित करते हैं। ठीक है, द कोर्ट इज एडजर्न, ठीक है, बोलते हैं ना, मतलब स्थगित हुआ। हम बोलेंगे हम क्लास को विघटित कर देंगे, मतलब आप लोग जो पैसा दिया वो डूब गया। ठीक है, अब कब शुरू होगी इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसको विघटन बोलते हैं। लोकसभा का विघटन हो गया, नया नया लोकसभा बनेगा, मंत्रिमंडल समाप्त हो गया, प्रधानमंत्री समाप्त होगा, उसको विघटन करते हैं। और स्थगन और विघटन में बहुत अंतर होता है। ठीक है, इसको समझिएगा। ठीक है, स्थगित मतलब एक अस्थायी समय के लिए हो सकता है, 2 घंटा के लिए, 4 घंटा के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। ठीक है, लेकिन विघटन होगा तो फिर से सब कुछ नए स्तर से सब कुछ चलेगी। ठीक है, कब तक विघटन होगा इसका कोई फिक्स डेट नहीं होता है। ठीक है, स्थगन में फिक्स डेट होता है, मतलब फिक्स अमुक तारीख तक स्थगित है, फिर से शुरू हो सकता है। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे।
लेकिन विघटन राष्ट्रपति अपने मन से नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री के सलाह पे करेगा। लोकसभा जैसे मान लीजिए क्या है, अभी मान लीजिए अभी लोकसभा चल रहा है, ठीक है, 2019 से लेकर 24 तक चल रहा है, लेकिन मोदी जी का मन होता है 2023 में ही चुनाव करा ले। और मोदी जी लिखित रूप से बोलेंगे राष्ट्रपति जी को, तो ऐसा कीजिए लोकसभा को विघटित कर दीजिए, तो विघटित हो जाएगा, फिर नया से चुनाव होगा। तो वो पावर जो होता है राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से करते हैं, ठीक है, इससे आप याद रखेंगे। अब चलते हैं आगे, कौन सी पावर है। तो प्रत्येक ध्यान रखें, प्रत्येक नए चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। इसको बोलते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करेगा, एग्जाम में कई प्रश्न पूछा जाता है, कौन तैयार कर रहा है राष्ट्रपति का अभिभाषण। मंत्रित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण को तैयार करता है, ठीक है। नहीं बोलते वेलकम स्पीच जो बोलते हैं वो दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, कब, संसद के प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन में, ठीक है। अब आते हैं, संसद में लंबित किसी विधायक अथवा किसी संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है। संसद को संदेश भेज सकता है राष्ट्रपति। संसद को संदेश के अलावा राष्ट्र को भी संदेश भेज सकता है, नहीं, राष्ट्र को भी संदेश देने का काम राष्ट्रपति कर रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री भी कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ही करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो वो लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। इसी प्रकार राज्यसभा में सभापति और उपसभापति दोनों का पद रिक्त हो तो राज्यसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। वह साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा से जुड़े अथवा जानकार व्यक्ति के 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है, बीबीआई है, ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछेगा, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से जुड़े 12 लोगों को, ठीक है, मनोनीत जो करते हैं, जो कि यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से, सॉरी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ध्यान में रखेंगे राष्ट्रपति के पास कौन सी पावर है, तो आप लोग क्या लगा कहेंगे, राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है, तो विधायी शक्ति है। कौन सी शक्तियां है, राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है, तो क्या बताएंगे, ये विधायी शक्तियां है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ में वो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत भी कर सकता था, लेकिन अब तो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा 2021 के द्वारा इसको हटा दिया गया। 2021 में ही ना हटा था, लेकिन लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता था। ये भी राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति थी, तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां थी। वह चुनाव आयोग से परामर्श करेगा, ठीक है, वो चुनाव आयोग से परामर्श करके संसद सदस्यों के निहरता के प्रश्न पर निर्णय लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रामबाण क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे पूछेगा, मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। संसद सदस्यों का निहरता, निहरता का मतलब समझते हैं ना, डिसकैपेबिलिटीज, ठीक है, मतलब उस पद के लिए नहीं है, ठीक है, एक अहर्ता का अपोजिट होता है, ठीक है। तो इसका फैसला कौन लेगा, तो इसका फैसला राष्ट्रपति लेता है, ठीक है। एग्जाम में लोग इसका आंसर करके आते हैं, लोकसभा स्पीकर करके आते हैं, ठीक है। दल बदल वाला जो फैसला जो होता है ना, मतलब दल बदल के कारण किस सदस्य की सदस्यता जाएगी, इसका फैसला लेता है लोकसभा स्पीकर। समझिएगा इस पॉइंट को, ठीक है, अच्छे से समझा रहा हूं। दल बदल के कारण सदस्यता जाएगी, इसका फैसला कौन लेगा, लोकसभा का स्पीकर लेगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में किसी भी सदस्य की सदस्यता जाएगी, कौन माइक ऑन कर रहे हैं बार बार, ठीक है, बंद कीजिए। नॉर्मल कंडीशन में अगर किसी सदस्य की अगर सदस्यता जाती है तो इसका फैसला लेगा राष्ट्रपति लेगा, लेकिन राष्ट्रपति के पास इतना तो वो तो नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, बहुत ही सॉफ्ट है, ठीक है, दिमाग अपना नहीं लगाते, ठीक है। इसके लिए चुनाव आयोग से परामर्श लेकर वो मतलब क्या करेंगे, इसका फैसला करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मैंने बता दिया, दल बदल वाला में स्पीकर और नॉर्मल कंडीशन में राष्ट्रपति, किसके हेल्प से, चुनाव आयोग के हेल्प से, ठीक है, याद रखिएगा। आप चलेंगे, संसद में कुछ विशेष प्रकार का विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अथवा आज्ञा आवश्यक है। उदाहरण के लिए संचित निधि में पैसे निकालेंगे, संचित निधि से खर्च संबंधित विधायक अथवा राज्यों के सीमा परिवर्तन, नए राज्यों के निर्माण या संबंधी विधायक की बात करेंगे तो सबके सबसे आपको परमिशन लेना पड़ेगा। किससे परमिशन लेना पड़ेगा, राष्ट्रपति से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। नए राज्यों की सीमा में परिवर्तन करेंगे, नए राज्यों का मतलब क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, उनसे विधायक जो संबंधित जो होगा वो किससे, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत होगा। जैसे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो सदन में जब प्रस्तुत हुआ तो विदाउट राष्ट्रपति के परमिशन से थोड़ी ना है, राष्ट्रपति पद ने पहले परमिशन दिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
आप देखेंगे जब राष्ट्रपति के पास कोई विधायक पहुंचता है दोनों संसद से पास होने के लिए, तो राष्ट्रपति उसमें स्वीकृति दे सकते, नहीं दे सकते, रोक सकते, ये सब जो पावर जो होता है राष्ट्रपति विधायक के साथ जो खेला खेलते हैं, ठीक है, वो कौन सा पावर में आता है, तो वो भी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, कैसी शक्तियां है, तो वो भी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां होती है, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जब एक विधायक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह विधायक को अपनी स्वीकृति दे सकता है अथवा विधायक पर स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, ठीक है, मतलब किसी प्रकार का जवाब नहीं देगा, रोक लेगा, अथवा विधायक को यदि वो धन विधायक नहीं तो संसद को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, ठीक है। विधायक पे अपना स्वीकृति दे सकता है, विधायक को रोक सकता है, सुरक्षित रख सकता है, ठीक है, या फिर संसद को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन संविधान में एक दिक्कत है, विधायक को सुरक्षित रखेगा, कितने साल तक सुरक्षित रखेगा इसके बारे में चर्चा नहीं दिया गया है, तो कब तक सुरक्षित रखेगा, कब तक उसको रोक के रखेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, माइक बंद कीजिए। हालांकि यदि संसद विधायक को संशोधन या बिना किसी संशोधन का पुनः पारित करती है तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी पड़ती है। राष्ट्रपति धन विधायक को रोक नहीं सकते क्योंकि धन विधायक के संदर्भ में राष्ट्रपति पूर्व अनुमति देते हैं, ठीक है, तो एक बार जब आप पहले अनुमति दे दिए तो बाद में मुकर नहीं सकते, ठीक है, इसलिए राष्ट्रपति धन विधायक को नहीं रोक सकते हैं, ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी विधायक को राष्ट्रपति अगर रोकते हैं तो रोक तो लिए और उसको पुनः विचार के लिए संसद को फिर से लौटा देते हैं, तो संसद चाहेगी तो राष्ट्रपति के विचार को मानते कि उसमें तोड़ मोड़ करेगी, अपना जो भी करना पड़ेगा, या फिर उसी रूप में अगर फिर से अगर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उसको दोबारा नहीं लौटा सकते, ठीक है, उनको सहमति देनी पड़ेगी, ठीक है। राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधायक को राज्यपाल जब राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फैक्ट बन जाता है, राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधायक, मतलब राज्य में विधायिका क्या हो सकता है, बाइकैमरल होगा तो 2 सदन होगा, लोग विधानसभा होगा, विधान परिषद होगा, ज्यादातर राज्यों में एक सदन नहीं पाया जाता विधानसभा। मान ली विधानसभा ने किसी विधायक को पारित कर दिया, ठीक है, सर्वसम्मति से पारित किया, तो कानून बनने के लिए किसके पास जाएगा, राज्यपाल के पास जाएगा। लेकिन राज्यपाल को नहीं समझ में आएगा, राज्यपाल का एजेंट है, किसका एजेंट है, केंद्र का एजेंट है, किसके बिहाफ पे काम करते हैं, तो राष्ट्रपति के बिहाफ पे काम करते हैं। तो बोलेंगे हम क्या ही दिमाग लगाने जाए, राष्ट्रपति के लिए रख लेते हैं। तो राज्यपाल के पास एक स्पेशल पावर होता है, अनुच्छेद 200, ठीक है, अनुच्छेद 200 का प्रयोग करेंगे, राज्य के विधायक को मतलब क्या करेंगे, रोक लेंगे, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति फिर मतलब अपने अनुच्छेद 200 का एक का प्रयोग करेंगे, ठीक है, 201 का प्रयोग करेंगे, और 201 का प्रयोग करते हुए इतना सारा कहानी हो सकता है, ठीक है। अब ये कहानी क्या क्या होगा, जब राष्ट्रपति का विधायक राज्यपाल का विधायक जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, विधायक को अपनी स्वीकृति देता है अथवा विधायक को अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है, अथवा राज्यपाल को निर्देश देता है कि विधायक यदि वो धन विधायक नहीं तो राज्य विधायिका को पुनः विचार के हेतु लौटा दे। यह ध्यान देने योग्य बात है कि यदि राज्य विधायिका विधायक को पुनः राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजती है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। जबकि यहाँ पे केंद्र के साथ क्या होता था, संसद के साथ अगर विधायक को राष्ट्रपति अगर लौटा दिया, संसद ने उसी रूप में या फिर तोड़ फोड़ करके फिर से अगर राष्ट्रपति के पास भेजा तो राष्ट्रपति विधायक पे अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति, लेकिन यहाँ पे राज्य विधायिका के संबंध में राष्ट्रपति के पास ये पावर नहीं, सो विधायिका अगर दोबारा अगर विधायक को भेजती है और फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति उस पर सहमति दे या नहीं देगा। अब ये बड़ा टेंशन का काम अभी हो गया, ये मेंस में पक्का प्रश्न पूछेगा, ठीक है, ये मेंस का प्रश्न बनता है क्योंकि केरल राज्य का मुद्दा की बात करेंगे, बड़ा चर्चा वाला मुद्दा है। केरल का जो मुख्यमंत्री साहब उसने क्या किया, राष्ट्रपति के ऊपर केस कर दिया, ठीक है, राज्यपाल के ऊपर केस कर दिया, ठीक है। क्यों केस कर दिया, क्योंकि केरल का मुख्यमंत्री को कहना है हम जितना भी विधायक को पारित करके भेजते हैं सबके सब राज्यपाल रोक लेते हैं। तो राज्यपाल का कहना से देखिए हमको आपको भेजते हैं, हमको समझने में नहीं आता, हम राष्ट्रपति को भेज दिए। राष्ट्रपति जी क्या है कि बुद्ध है, बुद्ध भगवान से जब कुछ भी प्रश्न पूछा जाता था तो मुस्कुरा के चुप हो जाते थे, मतलब कुछ रिप्लाई ही नहीं देते थे, जस्ट लाइक इंडियन प्रेसिडेंट बिहेविंग लाइक, ठीक है, बुद्धास, ठीक है, वो मतलब किसी प्रकार के रिप्लाई नहीं देंगे, चुपचाप हो जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है इनको मतलब 1 साल के अंदर में 2 साल के अंदर में इनको रिप्लाई देना है, ठीक है, ये बस बिल इनके पास जाता है, बिल को चुपचाप रोक के बैठ जाते हैं। राज्यपाल ने, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने, ठीक है, बहुत सारा केरल सरकार के विधायक को रोका, ठीक है, इनके समझ से बाहर था, इन्हें राष्ट्रपति के पास भेज दिया, राष्ट्रपति ने हाँ और ना का रिप्लाई नहीं दिया, सबको रोक के बैठे हुए।
ना ही कह दो, बेचारा केरल सरकार क्या करेगा, अपना दूसरा चीज देखेगा, बनाएगा फिर से कानून या फिर उसको करेगा। तो राष्ट्रपति ना तो हाँ कह रहे हैं, ना तो मतलब क्या कह रहे हैं, ना कह रहे हैं। तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है, वो बाध्य नहीं है किसी विधायक को, लेकिन इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्रंच उत्पन्न हो गया। एक तो पहले राष्ट्रपति के ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिए, राज्यपाल को भी उसमें लपेट लिए। अब राष्ट्रपति इसके लिए बात है ही नहीं, से मतलब किसी विधायक को कितने दिन तक रोक के ले, तो क्या ही मतलब बनता है, ठीक है। तभी काफी चर्चा में रहा है केस, मेंस के लिए पॉलिटी का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, और क्या है, वो संसद के 17 की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है, 17। आप बोलोगे सर 17 क्या हो सकता है, दो सत्रों के बीच की जो गैप होती है, ठीक है, उसको 17 कहते हैं। अब मान लीजिए संसद में कितने सत्र चलते हैं, ठीक है, मैंने बोला था बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू, बी से बजट, एम से क्या होगा, मानसून, और डब्ल्यू से विंटर, ठीक है, 3 सत्र होता है संसद में, ठीक है। बीएमडब्ल्यू, बजट सत्र, मानसून सत्र, विंटर सत्र, ठीक है। देखिए ये तीनों सत्र के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। अभी सेंटर में आपका मानसून सत्र चलने के बाद संसद में अभी कोई सत्र नहीं चल रही है, ठीक है। सॉरी, मानसून चला है, नहीं विंटर चला, सॉरी विंटर सत्र चला, उसके बाद कोई संसद में कोई सत्र नहीं चली। अब बजट सत्र आएगा, ठीक है। अगला बार जो संसद जो बनेगा ना, तो उसमें बजट सत्र आपको देखना, तो विंटर सत्र बजट सत्र के बीच में जो भी 2 महीना 3 महीना का अवधि है, जो भी है गैप, 10 दिन का मैटर नहीं करता है। उसके बीच में अगर देश को अगर किसी भी कानून की अगर आवश्यकता अगर पड़ी, तो उसके लिए अध्यादेश जारी कर सकती है। कौन करेगी, तो राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते किस अनुच्छेद का प्रयोग करती है, तो 1 2 3, 1 2 3 ही है ना, ठीक है। क्या होता है, 1 2 3 ही है ना, गलत, 1 4 3, हाँ 1 2 3, ठीक है। तो तीन इसको है। राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष क्या, ठीक है, राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग करके अध्यादेश जारी करेंगे। अध्यादेश चलता फिरता कानून होता है, क्या होता है, चलता फिरता कानून होता है, जिसपे संसद की मुहर नहीं लगती है। इसको पावर कहाँ से मिलता है, राष्ट्रपति के विधायी शक्ति से इसको पावर मिलता है। लेकिन अब जैसे मान लीजिए जब तक संसद का सत्र नहीं चल रहा तब तक तो अध्यादेश ठीक है, चलता फिरता कानून, लेकिन संसद का सत्र चल गया तो कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है, ठीक है। कानून बनाने का पावर लेजिस्लेटिव पावर है, जो कि किसी संसद के पास है। तो संसद चल ही नहीं रही थी तो राष्ट्रपति ने अपने शक्ति का प्रयोग किया। लेकिन अब जब संसद जब चलने लगा तो राष्ट्रपति के कानून क्यों ही चलेगा, ठीक है, संसद का अधिकार है, संसद कानून बनाए। लेकिन संसद तो जिस दिन चला उसी दिन कानून तो नहीं बना सकता, एक दिन में दाल भात सब्जी तो नहीं है जो गए और बना लिए, ठीक है, उसके लिए एक समय निर्धारित किया गया। तो उतने दिन के अंदर में संसद इस पर विचार करेगी। तो ये अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 सप्ताह के भीतर संसद को अनुमोदित करना आवश्यक है, ठीक है। 6 सप्ताह के भीतर वह किसी अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है तो वापस भी ले सकता है। संसद के बैठक के 6 सप्ताह के अंदर में इसको पारित होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है अध्यादेश की अवधि 6 सप्ताह या फिर 6 महीने होता है। आप बोलोगे सर इसमें कंफ्यूजन है, 6 सप्ताह किस कंडीशन में और 6 महीना किस कंडीशन में। तो संसद अगर नहीं चल रही है तो 6 महीना तक चलेगा, ठीक है, से चलो 6 महीना तक चला। लेकिन संसद जिस दिन भी बैठ गई, ठीक है, उस दिन से अध्यादेश की अवधि मात्र 6 सप्ताह रहेगी, ठीक है। 6 सप्ताह के अंदर में संसद को उस अध्यादेश में विचार करना है, राष्ट्रपति के अध्यादेश को हूबहू स्वीकार कर ले एज ए कानून के रूप में, या फिर उसमें तोड़ ममोड़ का प्रयोग कर, या फिर राष्ट्रपति के अध्यादेश को कैंसिल कर दे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन संसद के बैठक के बाद, ठीक है, 6 सप्ताह, अगर संसद अगर सत्र में नहीं है तो 6 महीना, ठीक है। इसलिए अध्यादेश की अवधि होती है 6 सप्ताह और 6 महीना नहीं, ठीक है, 6 सप्ताह या 6 महीना, ठीक है। ध्यान रखिए, साथ में और वाला कंडीशन नहीं लगा है, 6 सप्ताह प्लस 6 महीना नहीं देंगे, ठीक है। संसद जब चल रही होगी तो 6 सप्ताह, संसद नहीं चल रही है तो 6 महीना, ठीक है। साथ में महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक संघ लोकसभा आयोग, वित्त आयोग में अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। अब यहाँ पे प्रश्न, महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की रिपोर्ट किसे देगी, राष्ट्रपति को देगी। तो राष्ट्रपति क्या उसको अपने पास रखेंगे, नहीं, राष्ट्रपति उसको क्या करेंगे, संसद के समीप रख देंगे। संसद भी क्या करेगी, उस रिपोर्ट का खुद जांच नहीं करेगी, संसद पढ़ा लिखा नहीं होता, बेवकूफ आदमी से जानते ही संसद बैठा था। महानियंत्रक एवं लोक लेखा परीक्षक का रिपोर्ट की औकात नहीं से संसद उसको जांच करे, तो संसद में एक समिति बना जिसको बोलते हैं लोक लेखा समिति, ठीक है। तो लोक लेखा समिति होता है जिसमें राज्यसभा, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, लोक लेखा में कितने सदस्य होते हैं, लोक लेखा में 15 होता है सर में। 15 होता है। बताइए कितने होते हैं,
15, 22, 25 कितने? 22 होता है, 22। 22 होता है। कुछ नहीं पता है, ठीक है। ठीक है, कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 कहाँ से आते हैं? लोकसभा से आते हैं। 7 कितने आते हैं? राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिए। ठीक है, तो ये संसद के समीप, ठीक है, लोक लेखा महानियंत्रक के पास लेखा परीक्षा के रिपोर्ट को रखवाते हैं। लेकिन संसद तो पढ़ा लिखा है नहीं, तो यहाँ पे लोक लेखा परीक्षक में जो लोगों को जो रखा जाता है, लोक लेखा समिति, इसमें चुने हुए लोगों को रखा जाता है। 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये संसद क्या करेंगी? इसको लोक लेखा समिति को रिपोर्ट सौंप देगी, नियंत्रक के महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट को जांच करने के लिए। लेकिन लोक लेखा परीक्षक के भी पूरा पूरा पल्ले नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो लोक लेखा परीक्षक कहेगा ठीक है, रिपोर्ट किसने बनाया? तो महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक ने बनाया। ठीक है, तो उसका जब लोक लेखा परीक्षक जब जांच करेगी तो सपोर्ट में किसको रखेगी? तो महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक को रखेगी। ठीक है, उसके बाद लोक लेखा समिति जब पूरा जब रिपोर्ट को जांच पड़ताल कर लेगी, ठीक है, तो इसको मतलब फिर से मतलब संसद के पटल पर रख दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया, इस तरीके से महानियंत्रक एवं लोक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट मतलब काम करती है। ठीक है, साथ में संघ लोकसभा आयोग के जो रिपोर्ट होंगे, वित्त आयोग के जो रिपोर्ट होंगे, वो सबको संसद के समक्ष रखवाया जाएगा। लेकिन वित्त आयोग के रिपोर्ट को या फिर महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के रिपोर्ट को, ठीक है, संघ लोकसभा के आयोग के रिपोर्ट को, किसी भी रिपोर्ट को संसद मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे सलाहकारी है। ठीक है, सलाहकारी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बाध्यता नहीं है किसी के साथ। ठीक है, साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली तथा दमन द्वीप में शांति, विकास एवं सुशासन के लिए विनियम बना सकता है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जहां पे प्रशासक होंगे, ठीक है, यहाँ पे विधानसभा नहीं है, जहां पे विधानसभा होंगे तो वहां पे शांति के लिए, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, डिस्टर्बेंस को शांत करने के लिए विधानसभा कानून बनाती है। क्योंकि प्रशासन किसके अधीन आता है? सेंट्रल के अधीन राज्य का प्रशासन नहीं होता है। प्रशासन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। पुलिसिंग की बात करें, किसके अधीन? राज्य के अधीन आता है। लेकिन शासित प्रदेश में तो पूरा प्रशासन कौन चलाएगा? केंद्र सरकार चलाएगा। तो इसके लिए नियम कौन बनाएंगे? तो इसके लिए नियम राष्ट्रपति बनाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन एक कंडीशन और भी, वहां पे विधानसभा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी न तो विधानसभा क्या खुद नियम बना सकती है। लेकिन अगर विधानसभा भी है, लेकिन विधानसभा चल नहीं रहा, विघटित है, निलंबित है, तो भी किसके पास कानून बनाने की शक्ति आएगी? तो भी राष्ट्रपति के पास कानून बनाने की शक्ति आती है। क्लियर, समझ गया अच्छे से? यस सर। और दिल्ली के संदर्भ में राष्ट्रपति कानून थोड़ी ना बनाएगा। दिल्ली में तो ऑलरेडी विधानसभा वाले मुख्यमंत्री जेल में हो, दूसरी बात है। ठीक है, पुडुचेरी में भी विधानसभा है, तो यहाँ पे नहीं बना। लेकिन दिल्ली विधानसभा भंग हो जाए, पुडुचेरी विधानसभा भंग हो जाए, तो वहां पे मतलब राष्ट्रपति कानून बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर, यस सर। समझ गए? लेकिन एक कंडीशन और भी है। मान लीजिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई विधानसभा ही नहीं है, अब पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना, पुलिसिंग चलाना है, किस प्रकार से प्रशासन चलेगी? ठीक है, तो इसके लिए भाई साहब पावर किसके में? राष्ट्रपति। ध्यान में रखिएगा, संसद के पास नहीं है। ठीक है, पॉइंट टू बी नेट, संसद नहीं बनाएगी। समझ रहे हैं ना? इसीलिए बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र के द्वारा शासित करने वाले प्रदेश को बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। सीधे सीधे केंद्र के द्वारा शासित होते हैं राष्ट्रपति के अधीन। ठीक है, राष्ट्रपति के अंदर में। ठीक है, समझ गए? सर हमको इसमें कंफ्यूजन है, पूछ सकते हैं? बोलिए। जैसे कि जितना भी सर यूनियन टेरिटरी इंडिया में है, तो हम्म। सबका लोकल लोकल रिप्रेजेंटेटिव होगा ना सर? जैसे कि हम लोग का एमएलए होता है उस प्रकार, जैसे दिल्ली में एमएलए है तो जहां पे केजरीवाल का दिल्ली। विधानसभा होगा वहीं पे लोकल रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ पे विधानसभा नहीं तो पे लोकल रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से लाइएगा? दिल्ली में सर क्या कैसा तो है बोल वहाँ तो पे? दिया, दिल्ली है, पुडुचेरी है, दोनों जगह पे विधानसभा है, तो वहां पे लोकल रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहाँ से लोकल रिप्रेजेंटेटिव? लक्षद्वीप में कहाँ से लोकल रिप्रेजेंटेटिव लाइएगा? चंडीगढ़ में कहाँ से लाइएगा? दमन द्वीप में कहाँ से लाइएगा? क्योंकि वहां पे तो विधानसभा ही नहीं ना। लेकिन प्रशासन तो वहां पर भी चाहिए, लोग तो वहां पर भी निवास करते हैं, तो हाँ वहां सर, पे राष्ट्रपति। अभी जो डिमांड में लद्दाख में है कि सर लद्दाख वांट 7 शेड्यूल, 7 इस नहीं, प्रकार 6 शेड्यूल। 6 शेड्यूल ठीक है, तो लद्दाख विधानसभा की मांग कर रहा है, तो विधानसभा जैसा ही अगर वहां हुआ था तो केंद्र की शक्ति कम हो जाएगी। लोकल कानून बनाने की जिम्मेवारी वहां पे हो, इसीलिए तो केंद्र उसको विधानसभा नहीं दे रहा है। समझ रहे हैं ना? यस सर। जहां पे विधानसभा होगा वहां पे प्रशासन संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? विधानसभा के पास हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? इस तरीके से काम करेगी। लेकिन पब्लिक ऑर्डर में पुलिसिंग वगैरह केंद्र के पास ही रहता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे नियम आपको राज्य भी बना सकती है। ठीक है,
लेकिन जहां पे विधानसभा नहीं है वहां पे सीधा सीधा राष्ट्रपति वहां के लिए नियम बना सकते हैं, या फिर विधानसभा चल नहीं रहा, विधानसभा का विघटित है, वैसे कंडीशन में भी राष्ट्रपति, ध्यान में रखेंगे, कानून को बनाएगी। ठीक है। एलजी को क्यों अपॉइंट किया जाता है? एलजी वही होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। ठीक है, उसका पावर गवर्नर से कम होता है। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है उसका पावर गवर्नर से कम होता है, वो राष्ट्रपति के बिहाफ पे मतलब काम करता है। ठीक है। एलजी कहाँ कहाँ पे होगा, जहाँ पे विधानसभा होगा ना वहां पे एलजी होगा। जैसे जम्मू कश्मीर में एलजी हो जाएगा, चंडीगढ़, अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, दिल्ली में आपको एलजी होगा, पुडुचेरी में एलजी है। अब बाकी जहाँ पे विधानसभा नहीं वहां पे आपको प्रशासक मिलेगा। जैसे चंडीगढ़ में आपको प्रशासक मिलेगा, लक्षद्वीप में आपको प्रशासक मिलेगा। ठीक है। एलजी जो होगा सो एक नेता टाइप का व्यक्ति हो सकता है, लेकिन प्रशासक जो होगा सो एक आईएएस ऑफिसर भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए। सीनियर आईएएस रैंक के ऑफिसर को भी प्रशासक बनाया जा सकता है, जैसे कि से लद्दाख का प्रशासक एक समय, सॉरी, हालांकि किसी को भी बनाया जा सकता है, लेकिन जनरली प्रशासक जो होता है ना आईएएस अधिकारी को बनाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी एलजी जो होता है से राज्यपाल के समकक्ष का पद होता है, लेकिन राज्यपाल से पावर उसका कम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल के पास बहुत पावर है, क्योंकि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। ठीक है, प्रशासक और, ठीक है, एलजी कोई संवैधानिक पद नहीं है। राज्यपाल का चर्चा अनुच्छेद देखिए 153 में किया हुआ, लेकिन एलजी का पद का, प्रशासक का पद का कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, तो राज्यपाल का पद लेजिटिमेट पद है। ठीक है, संवैधानिक पद है, इसलिए पावरफुल है, जबकि एलजी प्रशासक कोई संवैधानिक पद नहीं है। ठीक है। ठीक, ओके। अब हम लोग थोड़ा वित्तीय शक्ति भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति के पास फाइनेंशियल पावर भी है। अनुच्छेद 360 जानते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय राष्ट्रपति के पास बहुत अधिक पावर हो जाता है। अब बोलोगे सर फाइनेंशियल शक्ति, वित्तीय शक्ति क्या है, कुछ तो है नहीं, लेकिन बहुत पावरफुल होता है। अब वित्तीय शक्ति इतना ज्यादा पावरफुल है, आप सोच सकते हैं हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट इतना अधिक पावरफुल है, लेकिन जब यहाँ पे वित्तीय शक्ति का जब पावर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सैलरी को कट किया जा सकता है। समझ रहे हैं। जब वित्तीय इमरजेंसी लगेगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी, तो राष्ट्रपति अपना वित्तीय शक्ति का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक की सैलरी को कट कर सकते हैं। यस सर। केंद्र के कर्मचारी की सैलरी कट हो सकती है, राज्य की कर्मचारी की सैलरी कट हो सकती है। तो इसलिए वित्तीय शक्तियां बहुत अधिक प्रभावित है। नेशनल इमरजेंसी 356, 360 का असर, 356 का असर तो किसी भी व्यक्ति पे नहीं पड़ता है। अगर वो राज्य का 356 अगर राज्य में पड़ जाए तो आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, कुछ असर नहीं पड़ने वाला आपके ऊपर, केवल प्रशासनिक असर 356 का पड़ता है। 352 का असर फिर पड़ेगा आपके ऊपर। ठीक है, क्योंकि 352 में आपको कुछ फंडामेंटल राइट चला जाएंगे, लेकिन 356 में तो किसी प्रकार का फंडामेंटल राइट नहीं जाते। लेकिन सबसे ज्यादा असर क्या पड़ेगा, 360 का असर पड़ेगा। 360 का असर सीधा सीधा आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि आपको सैलरी आधा हो जाएगा सीधा सीधा। दो चार को फंडामेंटल राइट चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा नहीं कम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अधिकार का प्रयोग तभी ही करने में अच्छा लगता है जब पॉकेट मतलब क्या होता है, भरा होता है। ठीक है, और 360 का प्रयोग अगर सरकार अगर करती है तो ऐसे कंडीशन में सरकार भी चली जा सकती है, क्योंकि 360 से सीधा सीधा लोग प्रभावित होते हैं। ठीक है, जबकि 356 से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा, 352 से थोड़ा बहुत प्रभावित, मतलब प्रभावित तो होगा 352 से, लेकिन 356 से बिल्कुल नहीं। इस सबसे ज्यादा लोग जो प्रभावित होंगे 360 से, इसलिए सरकार जो है बहुत तेज है। ठीक है, इसलिए भारत में कभी भी 360 लगा नहीं। ठीक है, जिस दिन 360 लगेगा कि सीधे सीधे करोड़ों की संख्या में कर्मचारी मतलब क्या होंगे, प्रभावित होंगे। या किसी भी घर में अगर एक भी कर्मचारी है तो उससे परिवार के 6 से 7 लोग प्रभावित होंगे। ठीक है, क्योंकि परिवार में 6 से 7 लोग होते हैं, सभी के सभी लोग सरकार के विरोधी हो जाएंगे। तो 360 का प्रयोग न करने के पीछे राजनीतिक कारण ये भी है, क्योंकि सीधे सीधे उसका असर कहाँ पे पड़ता है, पॉकेट पे पड़ता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति और कार्य क्या है, तो निम्नलिखित इसको देखेंगे। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेना पड़ता है, इसलिए धन विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो उनको अपना अनुमति देना ही पड़ता है, क्योंकि पूर्व अनुमति वो पहले ही दे चुके थे, वापस नहीं लौटा सकते धन विधेयक को। वह वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण जिनको हम लोग बजट कहते हैं, बजट शब्द का संविधान में कहीं भी प्रयोग नहीं है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण पर प्रयोग है, जो कि संविधान का अनुच्छेद किस में है, 112 है ना, 112 में। ठीक है, संसद के समक्ष रखवाता है। अनुदान की गई कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती, अनुदान। ठीक है, वोट एंड अकाउंट कहते हैं, बता दूंगा अनुदान क्या होता है, ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, भारत के आकस्मिक निधि से किसी सदस्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है, आकस्मिक निधि।
अब बोलोगे सर आकस्मिक निधि क्या होता है, तो संसद के पास 3 गुल्लक होता है, ठीक है, 3 गुल्लक। संसद के पास कितने गुल्लक है? 3 है। संचित निधि, आकस्मिक निधि, एक और कौन हो गया मैं भूल गया, एक संचित है, आकस्मिक है, कौन सा निधि है? संचित निधि, आकस्मिक निधि, एक और भी है, ठीक है, कौन सा? तीन होते हैं, ठीक है, ध्यान रखो। उसमें आकस्मिक होते हैं, एक संचित होता है। संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति लेनी पड़ती है। आकस्मिक निधि से पैसा निकालने के लिए, ठीक है, किससे अनुमति लेनी पड़ती है? राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक है। और 360 जब लगेगा तो उस समय राष्ट्रपति ही मतलब तय करेंगे इस बार से किसका सैलरी कितना कट करना है, राज्य के कर्मचारी को सैलरी कितनी कट करनी है, ठीक है, किसका सैलरी। अब यहाँ पे बोलोगे सर 360 लगे तो राष्ट्रपति का भी सैलरी कट होगा क्या? तो राष्ट्रपति राज्यपाल की सैलरी कम नहीं होता है, ठीक है, ध्यान, किसी भी परिस्थिति में कम नहीं हो सकती है। तो क्या राष्ट्रपति अपने पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे, तो राष्ट्रपति के नैतिकता के ऊपर निर्भर करते हैं। राष्ट्रपति का पद जो होता है गरिमा योग्य पद होता है, इसीलिए जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो राष्ट्रपति खुद ही अपना सैलरी कम कर देते हैं। बहुत सारे परिस्थिति में देखा गया राष्ट्रपति ने अपना आधा सैलरी लेना शुरू कर दिया, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास नैतिकता है, गरिमा की पद है, क्योंकि जब छोटे कर्मचारी, ग्रुप डे कर्मचारी का जब पैसा आधा ले रहा है तो राष्ट्रपति इतने बड़े पद पे बैठे हुए, उनको पूरा लेना अच्छा लगेगा क्या? तो इसलिए राष्ट्रपति के पद को नैतिकता गरिमा योग्य पद माना गया है। राष्ट्रपति बहुत कंडीशन में कम सैलरी अपना खुद ही लेना शुरू कर देते, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल का सैलरी कट नहीं होता 360, ठीक है। ऑलरेडी नेशनल पढ़ा चुके हैं इमरजेंसी परफॉर्मेंसेस में, लेकिन ये वित्तीय शक्ति से संबंधित था तो मैं थोड़ा बता दिया। केंद्र एवं राज्य के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग का गठन करें, उसका अनुच्छेद 280 में बात कही गई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये भी राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति थी? ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति के अधीन आती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। न्यायिक शक्ति भी पढ़ा दूं? चलिए, न्यायिक शक्ति, वीटो शक्ति कल पढ़ाएंगे, तो न्यायिक शक्ति पढ़ा दे, ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्ति है, राज्यपाल के भी पास न्यायिक शक्ति होती है। राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्ति का एक्सट्रीम लेवल होता है, ठीक है, जो कि राज्यपाल के पास नहीं होता है, ठीक है। आप देखेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति या कार्य क्या है, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न पूछ देता है, तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है, लेकिन उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। 69 पीपीएससी में प्रश्न पूछा, ठीक है। बहुत लोगों ने देखा न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ाएगा, सीधे संसद मार दिया, लेकिन उसने नहीं देखा तो भाई साहब पीछे में लगा रखा है बीपीएससी ने उच्च न्यायालय। अगर उच्च न्यायालय में सांसदों की संख्या बढ़ाएंगे तो राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय में अगर सांसदों की संख्या अगर बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा, संसद, ठीक है। उच्चतम न्यायालय में किसी विधि तथा तथ्य के तो सलाह ले सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं, सेवा लगाएगी यहाँ पे, ठीक है। उच्चतम न्यायालय से किसी विधि तथा तथ्य पर सलाह ले सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय जो सलाह जो देगा, ठीक है, उसके लिए राष्ट्रपति पे बाध्यकारी नहीं, आर्टिकल 143, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर उच्चतम न्यायालय किसी भी तरह का सलाह देगा तो बाध्यकारी। आप देखेंगे सर, तो क्या उच्चतम न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है? तो उच्चतम न्यायालय भी बाध्य नहीं। इसके लिए 2 कंडीशन होता है। अगर संवैधानिक मामलों पे अगर उच्चतम न्यायालय से अगर राष्ट्रपति सलाह मानता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मामला के अगर क्वेश्चन अगर होता है तो भाई सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अंतिम उसे एक्सप्लेन कौन करेगा भाई, सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तो कोई भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे कंडीशंस में अगर राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से अगर बोलते से भाई साहब हमको एडवाइस करो, कॉन्स्टिट्यूशन का मामला हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट माना नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, ठीक है, क्योंकि आखिरी बॉडी जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करता है सुप्रीम कोर्ट है कि नहीं है। तो अगर संवैधानिक मामला होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मामला होगा तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देने के लिए बाध्य है। लेकिन और अन्य मामला पे सुप्रीम कोर्ट बोलेगा से नहीं, मेरा मन नहीं, हम नहीं देंगे, हम भी अपने आप में सर्वोपरि, हम भी सुप्रीम है, हम भी इलाइट है, सुप्रीम कोर्ट माना कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर किसी भी मामला में अगर राष्ट्रपति को एडवाइस करे तो राष्ट्रपति के ऊपर फोर्सेबल वो नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो सुप्रीम को एडवाइजरी जारी करेगा और बाध्यकारी नहीं हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिए, कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, समझ गए, क्लियर। आर्टिकल्स कौन सा है, तो 143 है। इसके आर्टिकल्स के तहत मतलब क्या करते हैं, राष्ट्रपति एडवाइस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से। जो भी एडवाइस होगा, एडवाइस कभी भी बाध्यकारी नहीं होता, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। आप भी किसी से एडवाइस लो, वो एडवाइस दे सकता है, उसको मानना ना मानना आपका काम, इसलिए इसको एडवाइस कहा जाता है, ठीक है, बाध्यकारी नहीं होता है, ठीक है।
अब आते हैं, वह किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि मतलब गिल्टी, किसी व्यक्ति के लिए दंड देश को निलंबित कर सकता है। दंड देश मतलब सजा को निलंबित कर सकता है, समाप्त कर सकता है, इंड कर सकता है, माफ कर सकता है, पूरी तरीके से माफ कर दिया, या फिर एक और क्या करेगा, उसको निलंबित कर सकता है। ठीक है, परिवर्तित कर सकता है। बोलोगे सर परिवर्तित क्या होगा? तो मान लीजिए जैसे किसी किसी को मृत्यु दंड मिला हुआ, उसको उम्र कैद में चेंज कर देना, किसी को उम्र दंड मिला उसको साधारण दंड में उसको चेंज कर देना, या दंड क्षमादान कर देना, माफ कर देना, प्राण दंड स्थगित कर देना। बोलोगे सर प्राण दंड स्थगित हो? बिल्कुल, प्राण दंड को स्थगित किया जा सकता है। किस कंडीशन में? मान लीजिए किसी महिला को फांसी की सजा आज तक कभी नहीं मिला है, लेकिन भविष्य में मिल सकता है। एक महिला है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, उसका नाम क्या है, नाम उस सलमा की कुछ नहीं, क्या नाम है उसको, कुछ नाम है, कोई मुस्लिम महिला है, ठीक है। तो हाँ सर, मान वो लीजिए कोई प्यार महिला, में कत्ल कर देते। हाँ ठीक है, उसको मिलने वाला सुन तो रहा है, ठीक है, उसको मिलता है कि नहीं, ठीक है। तो प्राण हाँ दंड को सर। स्थगित किया जा सकता है किस कंडीशन में? मान लीजिए कोई महिला को मृत्यु दंड की होने वाली और महिला प्रेग्नेंट है, तो ऐसे कंडीशन को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। या फिर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को मतलब फांसी की सजा हो रखा है और बहुत ही ज्यादा उसकी तबीयत खराब, एकदम क्रिटिकल कंडीशंस में है, तो वैसे कंडीशन में फांसी की सजा नहीं दी जाती। क्योंकि फांसी की सजा कब दिया जाता है? जब आदमी पूरा स्वस्थ हो, एकदम तंदुरुस्त हो, हंसता हो, खेलता, तब उसको फांसी की सजा देते हैं। इसलिए फांसी की सजा देने से पहले मेडिकल चेकअप होता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, थोड़ा सा सर दर्द भी रहेगा ना, बुखार भी रहेगा ना, उसको फांसी की सजा नहीं देंगे, ठीक है। एकदम अच्छे कंडीशन में उसको फांसी की सजा दिया जाता है, ठीक है। अब मरने के बाद भी चेक किया जा सकता है आदमी जीवित है कि नहीं है, ठीक है। बहुत सारा प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। उसको पूरा प्रोसेस के साथ जेल रूल्स को मतलब फॉलो किया जाता है। इसलिए बोलते हैं जब भी किसी भी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड दिया जाएगा फिर उसका लाइफ को लिया जाएगा, तो उसके तहत प्रक्रिया विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही किसी भी व्यक्ति को प्राण लिया जा सकता है, ठीक है। नॉर्मली कोई भी कंडीशन में होता है, ठीक है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया में बहुत सारी प्रक्रिया शामिल होती है, ठीक है। उनको राहत भी दिया जा सकता है, माफी प्रदान कर सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति कितने बार से ज्यादा माफी के लिए नहीं कर सकता है? एक या दो? ठीक है, दो। आई थिंक सर 2 बार होता है, ठीक है। 2 बार अगर राष्ट्रपति के बाद क्षमादान की याचना के लिए भेजा गया, राष्ट्रपति ने दोनों बार अगर उसको अस्वीकार कर दिया, तो तीसरा बार सर नहीं भेजते, ठीक है। शबनम नाम था सर, शबनम नाम था हाँ, लड़की का। शबनम 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 शबनम, ठीक है, ध्यान रखिए। उन सभी मामलों में जिसमें सजा संज्ञेय न्यायालय में दी है उनको भी माफ कर सकता है, लेकिन यही पावर जो होता है सर, यही पावर और मृत्यु दंड का पावर जो होता है, ठीक है, राज्यपाल के पास नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मृत्यु दंड का पावर और ये पावर जो होता है राज्यपाल के पास नहीं होता, बाकी सारे के सारे पावर जो है राज्य। अगर मान लीजिए किसी भी कोर्ट मार्शल होता है, कोर्ट का भी अपना एक न्यायालय होता है, किसी भी आर्मी को सजा देने के लिए नॉर्मल कोर्ट में नहीं दे सकते, ठीक है, आर्मी का अपना कोर्ट होता है। तो कोर्ट मार्शल अगर होता है या फिर कोर्ट किसी भी तरह का आर्मी कोर्ट किसी प्रकार की सजा देती है, तो उस सजा को भी राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं कि राज्यपाल नहीं कर सकता, ठीक है। उन सभी मामलों में केंद्रीय विधियों के विरुद्ध अपराध के लिए सजा दी गई हो, उन सभी मामलों से दंड का स्वरूप प्राण दंड हो, ठीक है। कोई भी दे, कोर्ट दे दे, नॉर्मल कोर्ट दे दे, सेना कोर्ट दे दे, तो उसमें भी माफ किया जा सकता है। अब राष्ट्रपति के पास बात करेंगे तो कूटनीतिक शक्तियां होती है। क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौता राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। लड़ाई केंद्र सरकार घोषणा करती है भाई साहब, लेकिन उसका संधि किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से होता है। लेकिन इसके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है, बिना संसद की अनुमति से कोई संधि वगैरह नहीं हो सकता है। वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मामलों में भारत के प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। कूटनीतिज्ञों की बात करेंगे, जैसे राजदूत में उच्चायुक्तों को भेजता है, उनका स्वागत करता है। अब भारत का कोई एम्बेसडर रसिया में जाके बनेगा, तो किसके आदेश से? राष्ट्रपति। आप विदेश जाओगे, ठीक है, आपके पासपोर्ट पे देखिए, अगर किन्हीं के पास पासपोर्ट है तो पलट के देखिए, लेकिन राष्ट्रपति के आदेशानुसार, ठीक है। किनके ऑर्डर से विदेश? आप किनके ऑर्डर से जाओगे? राष्ट्रपति के आदेश से आप विदेश जाओगे, ठीक है। कोई राजदूत यूएसएसआर में जाकर इन्वेस्टर बनेगा, किसके आदेश है? राष्ट्रपति के आदेश है। अमेरिका का कोई जैसे एरिकी गारसेटी अमेरिका का व्यक्ति है, भारत में राज्यपाल है, तो वो आएगा तो डायरेक्टर थोड़ी ना बन जाएगा। सबसे पहले जाके उनको राष्ट्रपति से मिलना पड़ेगा, राष्ट्रपति को सब कुछ सौंपना पड़ेगा, राष्ट्रपति उनको परमिटेड करेंगे, तब वो व्यक्ति भारत में अमेरिका का राज्यपाल बनेगा, राजदूत बनेगा। तो राजदूत हो गया, जिसको एम्बेसडर कहते हैं, उच्चायुक्त के बाद हाई कमीशन कहते हैं, ठीक है। सबका स्वागत कौन करता था? सबका स्वागत राष्ट्रपति करता है, ठीक है। चाहे भेजता भी कौन है? तो भेजता भी राष्ट्रपति है, ठीक है। ये इनकी कौन सी शक्ति है? कूटनीतिक शक्तियां हो गई, ठीक है, समझ रहे हैं ना। कूटनीतिक शक्तियां समझने के लिए देखिएगा, वैसी संधि जो देश से बाहर के लोग भी इन्वॉल्व हो उसको कूटनीतिक शक्तियां कहेंगे, ठीक है। आप चलेंगे सैन्य शक्तियां।
तो सैन्य शक्तियां भाई राष्ट्रपति के पास है, तीनों सेना के प्रमुख होते हैं, सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर, ठीक है, कौन सा शब्द प्रयोग होता है, सुप्रीम कमांडर। इस क्षमता में थल सेना, जल और वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है, वो युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा करता है, किंतु ये संसद की अनुमति के अनुसार होगा। संसद अगर चाहेगा तो युद्ध हो सकता है, संसद अगर नहीं चाहे तो युद्ध नहीं होगा, ठीक है। इसलिए राष्ट्रपति जस्ट लाइक ए मोहरा, ठीक है, संसद जैसे नचाएगी राष्ट्रपति वैसे नचेगा, ठीक है, अनुच्छेद 74, ठीक है। अब आते हैं आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति के पास क्या आपातकालीन शक्तियां, तीन प्रकार का आपातकालीन शक्तियां, 352, 356, 360। आप बोलोगे सर 365 क्या है? तो देखिए, अगर राज्य में संविधान का अतिक्रमण हो जाए, ठीक है, राज्य में संविधान का अतिक्रमण हो, संवैधानिक नियमों का अतिक्रमण होगा, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को कहेंगे 356 लगा दीजिए। राज्य का जो मंत्रिमंडल या फिर मुख्यमंत्री हो जाएगा बहुत तेज बन रहा है, संविधान के अनुसार सरकार को नहीं चला रहा, तो 356 लगेगा। अगर केंद्र ने किसी भी प्रकार के आदेश पारित किए और केंद्र के आदेश को राज्य मानने से इनकार कर दें, ठीक है, वैसे कंडीशन में समझा जाएगा सो राज्य जो है संविधान के नियमों के विरुद्ध चल रहा है, वैसे कंडीशन में लगेगा 365। तो सिंपल एग्जाम्पल, कोविड के समय में कहा गया सर स्थिति बहुत अधिक खराब है, राष्ट्रपति सॉरी केंद्र ने आदेश पारित किया सभी राज्यों को लॉकडाउन लगाओ, ठीक है, लेकिन केरल कहेगा सर नहीं, हम पूरे अपने स्टेट को खोल के रखेंगे, हमारे यहाँ मॉल खुले रहेगा, हमारे यहाँ फिल्म सिनेमा खुले रहेगा, धार्मिक संस्थाएं खुलेगी, सब एकदम नॉर्मल सिचुएशन में चलेगा। तो ऐसे क्या अर्थ अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है, ठीक है, अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है, बहुत सारी आंतरिक समस्या, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। और संविधान का अनुच्छेद कौन सा है भाई, 12 से लेके 35 34 नहीं, संविधान का 355, ठीक है, 355 कहता है केंद्र का कर्तव्य होगा एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्टर्बेंस से, ठीक है, वह राज्यों का मतलब पालन करे, ये वाली समस्या उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए ठीक है 365 का प्रयोग करके, ठीक है, राज्य के ऊपर नेशनल सॉरी क्या बोलते हैं राष्ट्रपति शासन को थोपा जा सकता है अगर केंद्र के अनुदेश का पालन न करे, ठीक है। और यहाँ पे तो वित्तीय आपातकाल में 360 को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ क्या क्या पावर होता है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। तो ये सारी हो गई, ठीक है। कल हम लोग वीटो शक्ति देखेंगे राष्ट्रपति के, आई थिंक क्लासेस समझ में आई होगी अच्छे से, ठीक है, क्योंकि मैंने तीनों शक्ति आपको पढ़ा दिया, राष्ट्रपति का वीटो शक्ति कर पढ़ा दूंगा, ठीक है।